स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें जी, वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली एरिथीमा, और एरिथीमा मल्टीफॉर्म हमने मेनली पढ़ना है। स्किन में से ये एक टॉपिक रह गया था, बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। जो बुलस पेम्फिगॉइड है उसकी भी शॉर्ट वीडियो शेयर हो चुकी है, आपने वो वहां से कवर करना है। लेकिन एरिथीमा मल्टीफॉर्म बिल्कुल भी हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, तो फिर आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एरिथीमा मल्टीफॉर्म आपने पहले सुना हुआ है ये टर्म, ये लफ्ज कभी वार्ड में सुना हो या कभी क्लास में या कहीं पे? कहाँ सुना है? कोमल, फौजिया, कहाँ सुना है? हाँ जी, बिल्कुल, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एरिथेमा मल्टीफॉर्म इज बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमनली herpes सिम्प्लेक्स से रिलेटेड है ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म की जो टर्म है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ट्रिगर करेगा उसको हम एरिथेमा मल्टीफॉर्म कहेंगे। एरिथेमा इज अ टर्म बेसिकली यूज्ड फॉर रेडनेस, ठीक है। तो एरिथीमा मल्टीफॉर्म का क्या मतलब है कि मल्टीपल एरियाज पे रेडिश जो रैश है वो अपीयर हो गए हैं। तो टर्म ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ये होता किस वजह से है? कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वहां पे इन्फ्लेमेटोरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है। नॉर्मली भी आपको पता है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई चीज काट जाती है, कुछ भी होता है, तो तब क्या होता है कि वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। इसमें भी सेम यही केस है। अब इसमें क्या होता है, एरिथीमा, अब हम स्किन पढ़ रहे हैं तो इसकी स्किन के ऑब्वियसली ये स्किन के साथ एसोसिएशन है, तो ये स्किन के ऊपर एक टिपिकल टारगेट लीजन्स बन जाते हैं। टारगेट लीजन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इजीली टारगेटेड होते हैं, हम इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। किस तरह के नजर आते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब दो चीजें आपने याद रखनी है। एक, नंबर वन, कि ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और ये इट इज ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली उसमें एचएसवी है। नंबर टू, ये स्किन पे तो होता ही होता है, स्किन इरप्शंस तो बनती ही बनती हैं। साथ में क्या होता है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ये एक्यूट होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है कि जल्दी रैपिडली डेवलप होता है। कोई चीज काटती है फौरन से वहां से रेडनेस हो जाती है, और लेकिन अगर हम कोई ट्रीटमेंट ना लें, कोई लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो ना करें, तो ये कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है और इसकी एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है एरिथीमा मल्टीफॉर्म। क्या क्या होता है? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट इज ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमनली एचएसवी, और ये प्रेजेंट करता है विद स्किन इरप्शंस जिनको हम टारगेट लीजन्स भी कहते हैं। इन्वॉल्वमेंट किस चीज की होती है? एक तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या है? रैपिड क्विक ऑनसेट है, अर्ली ऑनसेट है, एंड सेल्फ लिमिटिंग, ये खुद ही ठीक हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी कॉज नहीं करता, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एरिथीमा मल्टीफॉर्म। यहां तक आपको डेफिनेशन समझ आ गई बेसिकली कि हम एरिथीमा मल्टीफॉर्म कहते हैं किसको हैं? चलें जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म है। अब कोई पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें किस तरह से पता चलेगा? जो इसके हम टारगेट लीजन्स की बात करें उसमें इस तरह का लीजन बनेगा, और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है। और उसमें जो टारगेटेड लीजन्स होते हैं, जो रिंग बन रहा होता है बेसिकली एरिथीमा मल्टीफॉर्म में, वो क्या होता है कि सेंट्रल उसका एरिथमेटस होता है, उसके एरिथमेटस सेंटर इज सराउंडेड बाय पेल एडिमेटस रिंग, और फिर उस रिंग के अराउंड जो है एरिथमेटस बॉर्डर होता है, ठीक है। सबसे पहले अंदर क्या होगा? एरिथमेटस सेंटर होगा, उसके बाद पेल रिंग होगी और उसके बाद फिर एरिथमेटस बॉर्डर होगा।
तो इस तरह के लीजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब ऑब्वियसली ये तो एक एनिमेटेड डायग्राम है, इससे तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, पेशेंट में किस तरह से होता है वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये इस तरह से पेशेंट है कि ये देखें, आपको नजर आ रहा है सेंट्रल रेड है, फिर पेल रिंग है, और उसके बाद फिर एक रेड रिंग है, ठीक है। ये और मल्टीफॉर्म हमने पढ़ा ना, इरिथीमा मल्टीफॉर्म, तो ये रेड रेड आपको नजर आ गया, रेड मींस एरिथीमा। और मल्टीफॉर्म मल्टीपल एरियाज देखें, यहाँ भी है इस पेशेंट को, यहाँ भी डेवलप हुई भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, बाकी उसके बॉडी पार्ट्स दिखाते तो हम ज्यादा अच्छी तरह कैटेगराइज कर पाते कहाँ कहाँ है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के लीजन्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ये हमारे पास, हम इन्हीं को टारगेट लीजन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बिल्कुल रिवीजन है कि हमने अभी जो हमने ट्रिगरिंग फैक्टर पढ़ा है वो हमने इन्फेक्शन पढ़ा है, ठीक है। और इन्फेक्शन में हमने पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन हमारे पास herpes सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो एरिथीमा मल्टीफॉर्म कराती हैं। उसमें हमारे पास माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन आ जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं, जो हम ड्रग रिएक्शन या ड्रग एलर्जी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वाली ड्रग्स जब हम यूज करते हैं तो बॉडी पे ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म की तरह के टारगेट लीजन्स बन जाते हैं, जिनका सेंट्रल एरिथमेटस होता है, फिर पेल रिंग होती है, फिर एक एरिथमेटस जो रिंग है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब उन ड्रग्स में, हर ड्रग से तो एलर्जी नहीं होती हर पेशेंट को, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फा ड्रग्स से एलर्जी ये बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ। पेंसिलिन एलर्जी बहुत कॉमन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें फार्माकोलॉजी में। बार्बिचुरेट से एलर्जी होती है, एंटी मलेरियल जो क्विनीन्स है हमारे पास उनसे एलर्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्सिनोमास और कुछ टाइप के जो लिम्फोमास है उनमें भी हमें इस तरह के लीजन मिलते हैं। HIV के इन्फेक्शन में भी मिलते हैं, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस में, SLE में, डर्मेटोमायोसाइटिस में, इस तरह की डिजीजेस में भी हमें इस टाइप के लीजन मिलते हैं। 4 to 5 कॉजेज भी अगर आपको पता है तो दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं बेसिकली जिसमें पेशेंट टारगेट लीजन्स के साथ या फिर एरिथीमा मल्टीफॉर्म टाइप के लीजन्स के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये थी इसकी एटियोलॉजी, एरिथीमा मल्टीफॉर्म की एटियोलॉजी समझ आ गई है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, वेरी गुड। अब ये जो है ये पैथोजेनेसिस है कि किस तरह से जो HSV है वो एरिथीमा मल्टीफॉर्म कराता है। अब अगर ये मैंने स्लाइड ऐड कर दी है, अगर किसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ने का दिल करे तो आप इस स्लाइड को कर सकते हैं, अदरवाइज मेडिसिन में इसकी एज सच जरूरत नहीं है। ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन था, वो आप 4th ईयर में कवर कर चुके हैं। अब तो आपका रिजल्ट भी आ गया है, तो अब 4th ईयर अब खत्म हो चुकी, तो अब पैथोलॉजी क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके। फाइनल ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। एज सच बहुत ज़्यादा आपने डिटेल नहीं करनी इसकी। जब भी कोई HSV वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमें हम पता है, हमने ये मैट्रिक में FSC में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी वायरस जब बॉडी में एंटर होता है तो वो अपने फ्रेगमेंट्स बना लेता है, और फिर वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फर्दर हमारी बॉडी मशीनरी यूज करके कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो HSV भी यूं ही करता है, ठीक है। जब इसकी कॉपीज इनफ बन जाती हैं तो ये क्या करता है कि ये स्पेसिफिक जो हमारी बॉडी में CD4 या फिर जो हमारे पास CD4 सेल्स होते हैं मेनली, उन पे अटैक करता है, और वहां से हम INF जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। INF इंटरफेरोन गैमा बेसिकली। अब इंटरफेरोन गैमा जब प्रोड्यूस होता है तो इंटरफेरोन्स हमारे पास क्या करते हैं कि वो इंक्रीज करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग कैपेसिटी को। केराटिनोसाइट्स की उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, केराटिनोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। जब ये सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या कराते हैं, केराटिनोलाइसिस, कि हमारी जो स्किन में केराटिन है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वहां पे फिर हमें इस टिपिकल टारगेट लियन टाइप रैश मिलता है। ये भी सेम बिल्कुल वही मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है
कि डेपोजिशन हुई हमारी बॉडी, जो बॉडी सेल्स है वहां पे HSV जो herpes सिम्प्लेक्स वायरस का DNA है उसकी वो हमारे केराटिनोसाइट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। वहां पे वो CD4 सेल्स को एक्ट करता है, बाकी सारे सेल्स पे अटैक करता है, और वहां से फिर क्या करता है कि वहां से डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स, डिफरेंट जो इंटरफेरोन गैमा है वो रिलीज कराना शुरू कर देता है, और वो सब्सटेंसेस फिर इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन कराते हैं और रेडनेस, स्वेलिंग, पेल और टारगेट लीजन्स जो है वो बना देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास अब दो और टर्म्स हैं एरिथीमा मल्टीफॉर्म से ही मिलती जुलती टर्म्स हैं। एक हमारे पास है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, आपने पहले भी नाम सुना होगा। दूसरी टर्म है हमारे पास टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। जो हमारे पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इसमें भी क्या होता है, म्यूकोकुटेनियस डिजीज है कि वो स्किन को भी इन्वॉल्व करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी, और ये एक्सफोलिएटिव है, इरप्शंस कॉज करना शुरू हो जाती है स्किन पे। ठीक है, और ये एसोसिएटेड है, ये आपने लास्ट में याद रखना है, जो एपिडर्मल सेपरेशन है लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व है तो आपने स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहना है, लेकिन अगर मोर देन 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो फिर आपने टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस कहना है। ठीक है, इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाती है, लाइसिस है ना तो ब्रेक डाउन हो जाती है, एपिडर्मल है तो एपिडर्मस की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक वहां पे इरप्शन होती है, एपिडर्मस पूरी डैमेज हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और वहां पे फिर हमें टारगेट लीजन्स मिलते हैं। तो ये भी म्यूकोकुटेनियस डिजीज है, ये ना सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व करती है बल्कि म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपने याद रखना है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें लेस देन 10% एपिडर्मल सेपरेशन होती है, जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है उसमें मोर देन 30% जो एपिडर्मल सेपरेशन है वो होती है। ठीक है, लेस देन 10% स्टीवन जॉनसन, मोर देन 30% टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ठीक है, चलें जी, अब हमने डायग्नोज कर लिया, हमें etiology पता चल गया, हमें सब कुछ पता चल गया, अब हमारा मेन काम है ट्रीट करना। तो हम ट्रीट किस तरह से करेंगे पेशेंट को? हमने ऊपर देखा कि इट इज एरिथेमा मल्टीफॉर्म इज बेसिकली कॉज्ड बाय एचएसवी, या और इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली उसमें एचएसवी था, एचएसवी वायरस है तो ऑब्वियसली एंटीवायरल देंगे। ठीक है, अंडरलाइन कॉज हमारे पास इन्फेक्शन है ना, या फिर अगर कोई भी वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस है, कोई डर्मेटोमायोसाइटिस है, जितने भी एसएलई है हमने कॉजेस पढ़े हैं, अगर उसमें से कोई है तो हम उन कॉज को पहले ट्रीट करेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये वायरल होता है तो हम इसलिए फिर प्रोफाइलेक्टिकली ओरल एंटीवायरल्स दे देते हैं, और उसमें हम कौन सी देते हैं, हम एसाइक्लोविर देते हैं। ठीक है, ये था एथीमा मल्टीफॉर्म का ट्रीटमेंट। अब जो हमारे पास जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, तो उसमें हमने शॉर्ट कोर्स देना होता है आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, ताकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो इम्यूनिटी को वो सप्रेस करें और मजीद और उसकी रेडनेस और रैश डेवलप ना हो, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सकोरिएशन है वो बहुत ज्यादा होती है, जो इरप्शन ऑफ एपिडर्मिस है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टीवन जॉनसन में 10% तक होती है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में मोर देन 30% तक। तो इसको रोकने के लिए फिर हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एज सच उनका जो ये हमारी एरिथेमा मल्टीफॉर्म है उसमें बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो मेन ट्रीटमेंट आपने ये याद रखना है, कॉज ट्रीट करनी है, मोस्ट कॉमनली वायरल होता है तो फिर आपने ओरल एंटीवायरल्स दे देनी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है सबको? चलें जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है एरिथीमा नोडोसम। अब इरेथीमा मल्टीफॉर्म में तो टारगेट लीजन्स बनते हैं, नोडोसम से ही नाम से ही जाहिर है जी, इसमें नोड्यूल्स बनते हैं। रेडिश एरिथीमा है तो रेड नोड्यूल्स होंगे। ये मोस्ट कॉमन कॉज है पेनिकुलाइटिस का। पेनिकुलाइटिस का क्या मतलब होता है
कि इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है डर्मिस की या सबकुटेनियस लेयर की, तो उस कंडीशन को हम पेनिकोलाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल बनते हैं। एरिथमेटस तो होगा ही क्योंकि एरिथीमा है, नोड्यूल भी होगा क्योंकि नोडोसम है। ठीक है, और ये पेनफुल होते हैं। लोकेशन आपने नहीं भूलनी इसकी, ये लोअर लेग्स पे डेवलप होता है और समटाइम्स ये फोर आर्म्स पे डेवलप होता है। ठीक है, तो लोअर लेग्स और फोर आर्म्स पे अगर कोई नोड्यूल्स के साथ, सिनेरियो भी इसी तरह से आता है। पास्ट पेपर में इसका सिनेरियो गिवन है, अभी आपने पास्ट पेपर खोल के देखना है इसका। ठीक है, तो लोअर लेग्स लोकेशन बताई होगी कि जी एक मिडिल एज्ड मैन है, उसके लोअर लेग्स पे पेनफुल एरिथमेटस नोड्यूल्स हैं, तो क्या डायग्नोसिस होगा? एरिथीमा नोडोसम। ठीक है, इसमें हमारे कॉजेज में वही इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, आईबीडी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। जब आपने इन्फ्लेमेटोरी बाउल डिजीज पढ़ा था, उसकी बेसिकली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, तो उसमें इसमें एरिथीमा नोडोसम भी था। ये डेविडसन में एक डायग्राम बनी हुई है ना, जिसमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ आईबीडी बताई हुई है। उस डायग्राम में अगर आप देखें तो वहां पे उसकी जो लोअर लेग्स हैं वहां पे नोड्यूल्स को भी मेंशन करके एरिथीमा नोडोसम लिखा हुआ है। टीबी में भी ये नोड्यूल्स बनते हैं, लेप्रोसी में भी ये नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, टीबी नहीं भूलना आपने कि उसमें ये नोड्यूल्स बनते हैं। आईबीडी नहीं भूलना, उसमें बनते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं, सल्फोनामाइड्स, ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें बनते हैं। इन्फेक्शंस भी एरिथीमा नोडोसम कॉज करते हैं, लेकिन कौन सा इन्फेक्शन? उसमें हमने पढ़ा था कि वायरस, लेकिन इसमें माइकोप्लाज्मा या फिर क्लेमेडिया, ये दो एजेंट्स हैं जो एरिथीमा नोडोसम करवा सकते हैं। अब आते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है? लाइट कंप्रेशन, स्टॉकिंग, बैंडेज कर देना है, जिस तरह इस लेडी को किया हुआ है। साथ में हमने उसको बेड रेस्ट एडवाइस करना है। अंडरलाइन कॉज आपने हमेशा ट्रीट करनी होती है, जैसे अगर टीबी है, लेप्रोसी है, तो फिर जब तक डिजीज ट्रीट नहीं होगी तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। साथ में और हमने क्या करना है कि हमने जो रेजिस्टेंट केसेस होंगे उनको हम डेप्सोन भी दे सकते हैं, कॉल्चिसिन भी, या फिर स्टीरॉइड कवर भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम पेशेंट को कंप्रेशन बैंडिंग या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट का कहते हैं। ठीक है, अगर इससे भी ना ठीक हो तो फिर हम कॉल्चिसिन और प्रेडनिसोलोन इस तरह की चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और बाकी रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम एनसेड्स दे देते हैं कि उनकी इन्फ्लेमेशन कम हो, उनकी पेन को भी फर्क पड़े। ठीक है, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक एरिथीमा नोडोसम में। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ जी, बुल्लिस पैम्फिकोइड था, लेकिन उसकी ऑलरेडी वीडियो शेयर हो चुकी है। ये वाला टॉपिक अभी नहीं कवर हुआ, तो इसलिए हमने ये वाला टॉपिक कवर किया है। ठीक है, स्किन के लेक्चर के अगर किसी ने नोट्स बनाए तो वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें। बहुत सारे लोगों ने मिस किया था, तो वो वहां से देख के फिर अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टीवन जॉनसन आप स्टेप अप से कर लें, वहां पे अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा स्किन वाले में। अगर नहीं मिलता तो ये इन्फेक्शन वाले टॉपिक्स में दिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल मेरे से पूछ लें। अगर मैं मैसेज मैंने देख लिया तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। अभी मेरी इतनी टफ रूटीन चल रही है कि अभी मैं जॉब पे भी जाना होता है, फिर उसके बाद
ईद भी थी, तो उस वजह से भी थोड़ी टफ रूटीन हो गई थी, तो इसलिए मैं बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे